हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। तो आज का जो लेक्चर रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर रहेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज इन नया टॉपिक्स। और आज जो हम जिन कंटेंट्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं उन पॉइंट्स को आपको बतलाना चाहता हूं कि हम किन किन पॉइंट्स को लेके आज लेक्चर जो है बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन आई विल टॉक व्हाट इज द concept of electric potential. Then I will talk to about the one important term that is a reference point, और जिसको आप जीरो पोटेंशियल भी रिकॉल करते हैं, राइट। फिर जीरो पोटेंशियल के ऊपर भी बात होगी। एंड देन आई विल टॉक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका। आज हर कंसेप्ट को हमने अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले बात होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, फिर होगी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर बात करेंगे व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन वी विल टॉक अबाउट द रेफरेंस पॉइंट एंड मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जीरो पोटेंशियल। फिर डियर स्टूडेंट्स लास्ट का जो आज का जो कंटेंट रहेगा दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये तो आज आपका सिलेबस से कंसर्न जो टॉपिक रहेंगे, पहले हम इन सबको लेके बात करेंगे। परंतु इन सब पे जो मेन आर्टिकल्स हैं आपके, इन कंटेंट्स को अगर हम से पहले जाने से पहले मैं कुछ आपके लिए कुछ फंडामेंटल इंफॉर्मेशन, एक शॉर्ट रिव्यू जो कुछ बातें लेके आज करने वाला हूं। तो आप ब्लैक बोर्ड पे बने रहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये तो थे आपके मेन कंटेंट्स। तो मेन कंटेंट से पहले जितना भी नॉलेज आपने प्रीवियस क्लास में अक्वायर किया है, मैं 2-3 कॉन्सेप्ट्स को लेके आज बात करने वाला हूं। उसके बाद ही मैं इन मेन कॉन्सेप्ट्स को 1 by 1 डिस्कस करूंगा। तो आप इस लेक्चर्स के साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द कंजर्वेटिव फोर्स को लेके बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपने एक इक्वेशन पढ़ी है दैट इज वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी फेमिलियर विद दिस इक्वेशन दैट्स वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हैव टू स्टडी। आप थोड़ा सा जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं तो आप थोड़ा सा इनका फील लीजिए कि इनको अपने आप को रिवाइव कीजिए कि जो आपने प्रीवियस क्लास में ये चीजें ऑलरेडी स्टडीड कर रखी हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है दैट इज कंसर्न टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ कंसर्न है आज का टॉपिक है। बट here we are going to talk about conservative forces, then work is equal to change in kinetic energy, जिसको आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं। ये आपका एक्सक्लूसिवली वर्क पावर एनर्जी का जो आपका यूनिट था उसमें इक्वेशन आपने ड्राइव आउट की थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। एंड देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपका एक ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर था, यूनिट था, उसमें आपने इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन को ड्राइव आउट करना सीखा होगा। तो सबसे पहले हम इस पे एक शॉर्ट सा रिव्यू करने वाले हैं। फिर उसके बाद आप अंडरस्टैंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त सोच रहे होंगे कि इनको जरूर, क्योंकि कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है एंड हाउ दीज टर्म्स, ये जो मेरे आज के जो कंटेंट हैं जिनके ऊपर मैं पहले एक शॉर्ट रिव्यू करने जा रहा हूं, तो इनका इस करंट जो आर्टिकल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके साथ क्या कंसर्न है, राइट। तो इट मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड, बहुत सारे एक्साइटेड होंगे कि शायद इनका क्या रिलेशन है इस करंट चैप्टर के साथ। तो स्टूडेंट्स आप बने रहिए। सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे। आपने देखा होगा कि जो कंजर्वेटिव फोर्स आपने 10+1 प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे ढंग से स्टडी किया है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के साथ आपको एक फोर्स और भी जिक्र आती है दैट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त
कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी वैल्यूएट कर रहे होंगे। अब क्योंकि यहाँ पे जो मेरा सिर्फ फोकस रहेगा कंजर्वेटिव फोर्स, मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। आप ब्लैक बोर्ड पे देखिए, राइट। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, दैट इज पोजीशन एट पॉइंट ए, राइट। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया, देन व्हाट हैपन, ये ऑब्जेक्ट जो है यहां से मूव कर गया, आई एम रिपीटिंग, ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव कर गया और फाइनली ये कहां पहुंच गया, सपोज एट पॉइंट बी, बी पे पहुंच गया। अब यहां से यहां तक गया तो मीन्स अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका जो पाथ है वो क्या रहा होगा, क्या वो डायरेक्ट यहां से यहां अप्रोच किया या इसने कोई अनदर पाथ फॉलो किया, तो मे बी लाइक दिस वन, मे बी लाइक दिस वन, कोई भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और जो ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, मीन ए टू बी, जो हमारा प्रेजेंट केस है, तो उस केस में जो वर्क, जो हमने जो फोर्स जो वर्क किया, क्योंकि जो वर्क किया दैट डज नॉट डिफाइन, दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पाथ। जब जो हमने वर्क किया उसमें ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग द पाथ, तो इट मीन्स दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इट मीन्स जो फोर्स, दो कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। आर यू नोटिंग? दैट डज नॉट डिफाइन the informations about what the path followed by the object. It depends upon initial and final position only. और one point to be noted that जो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में जो डिफरेंस है दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में वी आर नॉट, हम जो फ्रिक्शनल फोर्सेज होती हैं उनको हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, वी नोट दैट। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में जो फ्रिक्शनल फोर्सेज होती हैं दे आर काउंटेबल, राइट। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्सेस को स्टडी करने के बाद मैं कुछ ही दो एक पॉइंट्स और भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आप वन बाय वन इन पॉइंट्स को नोट करते रहिए। तो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और आता है, आपका ऑब्जेक्ट है या तो मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, राइट, और मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया और मान लीजिए दिस पाथ फॉलोड बाय मी, और फाइनली ये ऑब्जेक्ट मैंने जहां से लाया था वहीं पे ले गया। तो इस केस में इफ वर्क इज 0, यदि जो वर्क की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स जो फोर्स अप्लाई की गई थी दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। जो फोर्स अप्लाई की गई थी दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, आप सभी पॉइंट्स को नोट करते रहिए, क्योंकि इसके बाद कि आप यहां से व्हाट वी कंक्लूड दैट जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ओवर ए क्लोज पाथ या ओवर ए क्लोज सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, राइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मीन्स जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं, दे ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो कहने का मतलब है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फोर्सेस होती हैं दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर, राइट। अनदर पॉइंट इज दैट बाय नोट करते रहिए, आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, और इस ऑब्जेक्ट ए और बी के बीच का सपोज डिस्टेंस आर है, एक्स मान लीजिए आर है। तो इस तरह के दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्सेज लगती हैं दे आर सेंट्रल फोर्सेज। इन दो ऑब्जेक्ट के बीच जिन फोर्सेस को हम कहते हैं इंटरनल फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस कहते हैं इनको? इंटरनल फोर्सेस। एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच जो फोर्सेस लगती हैं दे आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस, राइट। और जितनी भी सेंट्रल फोर्सेस होती हैं दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। आई एम रिपीटिंग, जितनी भी सेंट्रल फोर्सेज होती हैं दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। अब सेंट्रल फोर्सेज कैसे लगती हैं? एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच। आर यू नोटिंग? तो जितने भी पॉइंट्स हैं ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के, इन सबको नोट कर लीजिए, क्योंकि जितने भी मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो आपके पास हिंट या
ये जो आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में एक शॉर्ट रिव्यू था, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में है, चाहे हम किसी स्टेट बोर्ड एग्जाम की बात करें, चाहे हम किसी कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या किसी मेडिकल एग्जाम में आप बैठे हैं, या कोई किसी मेडिकल एग्जाम को क्रैक करने की आप सोच रहे हैं कि अब हमने किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग की एग्जाम को क्रैक करना है, तो उस वक्त ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, ये जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो मोर ओवर जब हम आर्टिकल को प्रोसीड करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है वो सारा डेरिवेशन पार्ट्स पे रहेगा। जब डेरिवेशन पार्ट पे जब हम उन को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक तो उस केस में भी इन सब को कि इन सब के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद आई एम गोइंग टू ड्रॉ, मैं इसको साफ करने वाला हूं, क्योंकि उसके बाद हम वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे आने वाले हैं। राइट, ओके, आपने वर्क एनर्जी थ्योरी, सब स्टूडेंट्स आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दैट। अब जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आज फिर इसके ऊपर एक शॉर्ट सा रिव्यू आप देख लीजिए। वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क एनर्जी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, आप उस स्टेटमेंट पे गौर कीजिए, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में ये ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया है। उस थ्योरम को आपने फॉलोअप भी किया, उसके अपने डेरिवेशंस भी निकाले हुए कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यू आर वेरी फेमिलियर विद दैट थ्योरम। तो एक बार रिवाइव कर दीजिए अपने आप को, अपने माइंड को रिफ्रेश कर लीजिए। वहां पे जो स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम की, तो क्या कहती है, जो अमाउंट ऑफ वर्क हियर, वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, work done by all forces is always equal to change in kinetic energy. I am repeating, क्योंकि आप स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए। वर्क डन by all forces is always equal to change in kinetic energy। अगर मैं इसको that is all forces here मैं इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं। here जो W है, that is work done by all forces is equal to change in kinetic energy। अब सबसे ज्यादा फोकस मैं इसके ऊपर कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जब 10+1 में इस आर्टिकल को स्टडी किया होगा, तो शायद इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे नहीं गया होगा। तो ऑल फोर्सेस का मतलब हुआ यहाँ पे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस मींस जो ऑब्जेक्ट के बीच की जो फोर्स, जिसको हम कहते हैं इंटरनल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स जिसको आप एक्सटर्नल या जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्सेस। उन सब फोर्सेस के द्वारा जो वर्क होगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, जो अब देखिएगा यहाँ पे मैं इसको इलेबोरेट, वर्क इज इक्वल टू, हियर वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, तो दैट इज इंटरनल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, राइट, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर कहने का मतलब है v2 दैट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v1 इज द इनिशियल। तो दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब आप देखिएगा कि जो वर्क डन बाय इंटरनल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये जीरो कब होगा? इफ v इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू v2, ये जीरो कब होगा? व्हाट शुड बी द कंडीशन? जब v1 इक्वल टू v2, इट मीन्स नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन द ऑब्जेक्ट। उस केस में जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लीजिए हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, और जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस की वजह से उस बॉडी के ऊपर इफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इक्वल टू 0, तो उसका मतलब हुआ v1 इज इक्वल टू v2, मीन इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। तो आप निकाल सकते हैं वहां पे एक्सेलरेशन 0 होता है कि कैसे, जो a होता है दैट इज अ मीन्स एक्सेलरेशन, दैट इज अ चेंज इन वेलोसिटी ओवर t2 माइनस t1।
ओवर द टाइम इंटरवल, दिस चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि v1 इज इक्वल टू v2, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करने वाले हैं। अब उस केस में अब देखिएगा, जो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय इंटरनल को मैंने चेंज कर दिया कंजर्वेटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंट कंटेस्ट, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एंड दैट इज अ नेगेटिव इन साइन। ओके, तो हियर जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि बहुत जगह भी आपका अप्लाई होगा, जब आप, मैंने कहा, यदि आप किसी मेडिकल या इफ यू वुड लाइक टू बिकम ए डॉक्टर इन फ्यूचर, तो आपको छोटी छोटी सी जानकारियां आपको फाइंड करना पड़ेगी, नोट करना पड़ेगी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि हमारी जितनी भी रेफरेंस बुक्स होती हैं उसमें लिखा होता है, एंड स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर दैट कि ये जो है वर्क डन कंजर्वेटिव हमेशा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कब होता है। तो दिस, जब ये कंडीशन आपकी एक्सेलरेशन ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज 0, तब उस केस में कंजर्वेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इसलिए मैंने आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपकी, अब ये समझ लीजिए जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे इम्पार्ट कर रहा हूँ, हालांकि आपका जो आज का जो लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उससे इन सब का कोई लेना देना नहीं है, बट ये आपको एक फंडामेंटल, एक बेस प्रोवाइड कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसलिए मैंने, मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहा इस लेक्चर में कि ताकि मैं पहले आपको जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उसको एक रिवाइव करवाऊं, ताकि आपकी जो छोटी छोटी सी जानकारियां हैं, जो तब आपको जब आप आर्टिकल पे आएंगे, मेन कंटेंट पे आएंगे, तो आपको उस वक्त उसको जो आर्टिकल्स हैं, जो आज के कंटेंट हैं, उनको फॉलो करने में आसानी रहे। तो इसके बाद जो आज का जो कंटेंट है, जो जिसके ऊपर शॉर्ट रिव्यू करने वाले हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप सोचिए, तब तक मैं ब्लैक बोर्ड साफ करता हूं, और ध्यान दीजिए कि जब हमने इस आर्टिकल को जब, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जब आर्टिकल हमने फॉलो किया था प्रीवियस क्लास में, तो उस अपने आप को फील कर लीजिए और अपने आप को ले जाइए उस चैप्टर में आपने क्या स्टडी किया था और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, इस वक्त कौन कौन कितना नॉलेज या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में इस वक्त आपका कितना अंडरस्टैंडिंग है, आप अपने आप को रिवाइव कीजिए। तब तक हम ब्लैक बोर्ड को साफ करते हैं। ओके, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर एक बार शॉर्ट रिव्यू। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में आपने स्टडी किया है, आपके पास यहां पे मैंने बना दिया इसको, अर्थ जिसका मास m है, सपोज, क्लियर, और जिसका सेंटर O है, और एक ऑब्जेक्ट है आपका एट पॉइंट A, और ये A से सेंटर का डिस्टेंस सपोज R, यहां पे जो ऑब्जेक्ट है दैट इज M। ओके, इस वक्त इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन M पे है, तो सॉरी पॉइंट A पे है, राइट। सेंटर से एट डिस्टेंस R पे आपका इस वक्त जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने ले जाना है इन्फिनिटी। कहां पे ले जाना है? यहां से इसको कहां ले जाना है? अप टू इन्फिनिटी। जैसे जैसे मैं आर्टिकल को प्रोसीड कर रहा हूं, तो आपको शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, इस वक्त मैं आपको रिवाइव कर पा रहे हैं। पोजीशन ए से, प्रेजेंट पोजीशन से मैंने इस ऑब्जेक्ट को अप टू इन्फिनिटी तक ले जाना है। जब इन्फिनिटी तक ले जाने में आई हैव टू नीड एनर्जी, मेरे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट। अब बात आती है कि एनर्जी आएगी कहां से, एनर्जी आएगी कहां से, और उस एनर्जी को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इट मीन्स इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड
टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रेजेंट पोजिशन टू द इंफिनिटी। आई एम रिपीटिंग, इट इज द वर्क डन। आप इसको वैसे भी कहते हैं इट इज द वर्क डन। किसके ऊपर वर्क डन हो रहा है? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास स्मॉल एम है। वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट एम टू मूव दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजिशन ए टू इंफिनिटी। वर्क डन पर यूनिट मास, या वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल है टू मूव दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू इंफिनिटी। क्लियर? दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सीधी सी जो बात है, जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट था आपको यहाँ पे आपका जो स्ट्राइक करवाने का, कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में जब आर्टिकल आपने फॉलोअप किया होगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो कितनी एनर्जी हमें चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को उसकी प्रेजेंट पोजीशन से, जो इस आर्टिकल में मैंने पॉइंट ए पे दी है, ए से हमने उसको इंफिनिटी तक ले जाने के लिए, तो वी हैव टू नीड सम वर्क, वी हैव टू नीड सम एनर्जी। अब उस एनर्जी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और बहुत सारे स्टूडेंट ने इस वक्त अपना जो है इसके प्रति जो इक्वेशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन रही है, और क्योंकि प्रीवियस क्लासेस से भी आपके +10+1 और 10+2 जो स्टूडेंट्स इस वक्त इंजीनियरिंग एग्जाम या मेडिकल एग्जाम्स के बारे में सोच रहे हैं, राइट, और जिन्होंने नियर फ्यूचर में इन एग्जाम्स या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपियर होना होगा, तो उन स्टूडेंट्स को इक्वेशंस भी अंडरस्टैंडिंग, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होगी। दैट इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम सपोज इन दिस केस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसको लेटर कैपिटल यू से लिखते हैं हम, दैट इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर। ओके, तो उस वक्त जब आप 10+1 में जब इसके लिए डेरिवेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जब आपने डेरिवेशन डिराइव आउट किया होगा, तो आपका कुछ इस तरह से आएगा। हियर कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको इसको वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। वैसे अमूमन इसकी वैल्यू आपको जितने भी आपके पास क्वेश्चन जब किसी की एग्जाम में पूछ जाते हैं तो उसकी लगभग दी होती है, पर फिर भी अगर मान लीजिए आपके पास नहीं, यू हैव टू नो गिवन, नॉट गिवन, तो आपको ये याद होनी चाहिए। देन हियर m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल m जो है दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, एंड o दैट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उस वक्त आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन ड्राइव आउट किया। क्लियर? तो इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि अभी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर चला हुआ है, यूनिट चला हुआ है, बहुत बड़ा यूनिट है, और इसमें आपने बहुत छोटे छोटे से बहुत अच्छी जानकारियां आपने इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगा भी होगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको इस चैप्टर, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो यूनिट है आपको, तो आप जो ग्रेविटेशनल और जो मीन्स मेरे जो ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो कूलम्स का जो लॉ है, उन दोनों के बीच कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिली होगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप जब भी हमने कूलम्स लॉ को स्टडी शुरू, कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में जैसे ही हमने स्टार्ट किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस नॉलेज को, मीन जो चार्जेस के जो नॉलेज का जो चार्जेस की जब हम इंट्रैक्शन की स्टडी स्टार्ट कर दी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसको लिंक किया विद द ग्रेविटेशनल फोर्सेस के साथ। तो आप देखा होगा कि उन दोनों में, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और कूलम फोर्सेस के बीच देयर आर लॉट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन दोस। सभी उन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, राइट। अब इसी तरह से अब आप, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दैट इज जी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है दैट इज आर स्क्वायर, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। ओके, उसी तरह से जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम फोर्स की बात करते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो दोनों में यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात हो रही है, वहां पे मासी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू। अब इसी तरह से मान लीजिए आपके पास ये आपको इक्वेशन मालूम है, और U इज द केस ऑफ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन भी कुछ इस ढंग से रहा होगा, राइट। तो दैट इज द K। इस केस में इलेक्ट्रिक चार्जेस की जब हम स्टडी करते हैं, तो वहां पे कूलम कांस्टेंट K है, जहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G था।
Q1 Q2 ओवर R। ओके, तो इट मीन्स अगर आपके पास जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आप करंटली जो आपका यूनिट है उसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इट मीन जो आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन डेरिवेशन रहेगी वो इस तरह से रहेगी। परंतु हालांकि इसको हमें अभी प्रूव करना है। जब भी आपके लेक्चर्स रहेंगे, जब भी आपको प्रूव करने को आएगा तो आपको इस डेरिवेशन को ड्राइव करना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें यहां से देखने को मिल पा रही है। अब सीधा मैं चार्जेस के बाद की बात करता हूं। जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो केस है आप देख रहे हैं कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2। इसका मतलब सीधा हमें इंडिकेट करता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज नॉट पॉसिबल। आई एम रिपीटिंग, जो पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू अ सिंगल चार्ज दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए वी हैव टू नीड टू या मोर देन टू चार्जेस। हमें दो या दो से अधिक चार्जेस दे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कभी भी सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी वी कांट इवैल्यूएट। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये तो आपके पास एक फंडामेंटल बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मेरे को आज मेन कंटेंट से पहले आपको डिलीवर करनी थी। ओके, तो चलिए आज फिर हम आते हैं मेन कंटेंट पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या अंडरस्टैंड करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर स्टडी किया तो आपने कहा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, उसके ऊपर क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। अब बात ये आती है कि हाउ मच वो चार्ज कितना प्रोड्यूस हुआ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। जो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब मैंने कहा जब हम स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया, हम ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, रब करने पे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर दैट ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड। अब वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, देन हाउ मच एंड व्हाट, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाट इज उसकी जो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है वो क्या है, राइट। जो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है दैट हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ चार्ज। मीन्स हायर द चार्ज अकोमुलेशन हायर मोर विल बी द इलेक्ट्रिक चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उसमें डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन रहा। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो केस है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज सिंपली द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। आप नोट कर सकते हैं, इट इज द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, राइट। ऑफ अ बॉडी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग, इट इज द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी। जब भी कोई आपसे पूछा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तो इट इज नथिंग, इट इज द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी, राइट। अब इसके बाद जो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस किस चीज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो फिजिकल, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि आज देख रहे हैं कि जितने भी जो आपका जो फर्स्ट यूनिट जब से चला है तो फर्स्ट यूनिट में दिस टर्मोलॉजी दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई। इट मीन्स आप आज नए आर्टिकल की तरफ स्विच ओवर हुए हैं, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अंडरस्टैंड करें। एक्चुअली इस आर्टिकल को, इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा है। मीन्स जब भी किसी चीज को हम स्टडी करते हैं तो इट बिकम वेरी एसेंशियल टू नो द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट। अब एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बतलाना चाहता हूं। मान लीजिए आपके पास टू ऑब्जेक्ट है, राइट। आपके पास टू ऑब्जेक्ट है, वन ऑब्जेक्ट दिस वन एंड सेकंड ऑब्जेक्ट दिस वन। सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज बोथ ऑब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रीफाइड। नोट कर लीजिए दोनों ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड हैं। दिस ऑब्जेक्ट इज, इसका जो इसके ऊपर जो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कम है, इसकी जो है दिस इज हाईली इलेक्ट्रीफाइड। ये
लाइटली इलेक्ट्रिफाइड है और ये हाईली इलेक्ट्रिफाइड है, राइट। तो इसके ऊपर जो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है वो ज्यादा है, इसकी डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कम है। जब इन दोनों को मैंने कॉन्टेक्ट में लेके आ जाता हूं, आप थोड़ा सा फील कीजिए, दोनों इलेक्ट्रिफाइड बॉडी हैं और दोनों का जो इलेक्ट्रिक डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन लग है, इसका कम है, इसका ज्यादा है। जब दोनों को मैंने एक दूसरे के कंटेंट में लेके आया, कॉन्टेक्ट में लेके आ गया, देन व्हाट हैपन, थोड़ा सा इसका फील लीजिए, क्योंकि फिजिक्स बहुत सारी चीजें फील से ही आती हैं। तो इसका थोड़ा सा फीलिंग आप एक्सेप्ट कीजिए कि इसका क्या हो सकता है। जब हमने इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लेके आ गए, देन व्हाट हैपन्स देयर, यहां पे क्या चीज घटा। तो आप देखेंगे कि यहां पे जो चार्ज स्टार्ट टू फ्लो, अब चार्ज जो है फ्लो होना शुरू हो गया। अब बात ये आती है चार्ज कहां से फ्लो करेगा, फ्रॉम ए बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू ए बॉडी एट लोअर पोटेंशियल, या लोअर बॉडी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इस बात पे गौर कीजिए। और यहां पे चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब हम दोनों को कॉन्टेक्ट में ले आते हैं तो चार्ज स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम बॉडी विच इज एट हाईली या विच हैव एट हायर पोटेंशियल टू ए बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। ओके, और यही फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि यहां से हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस, मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो कहां से कहां तक हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। जो फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट। अब बात ये आती है कि ये फ्लो कब तक होता रहेगा, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू फ्लो बॉडी एट लो पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो ये फ्लो कब तक रहेगा। टू बी नोटेड दैट जब तक ये दोनों जो है इक्वली इलेक्ट्रीफाइड नहीं होते हैं, जब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों के ऊपर पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, राइट। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप लिख सकते हैं जो शॉर्ट में, इट डिटरमाइंस क्या डिटरमाइंस करता है, डिटरमाइंस द डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आप लिख सकते हैं इसको डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मान लीजिए हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे, तो एक्सप्लेनेशन, लेट टू ऑब्जेक्ट्स, हम क्या करते हैं, मान लीजिए दो, यू हैव टू ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट हैविंग डिफरेंट डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, तो आप इस चिन्ह को लेट टू ऑब्जेक्ट, ओके, लेट टू ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, राइट, एंड देन व्हाट विल डू, इसके बाद हम क्या करेंगे, हैविंग डिफरेंट डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, जब हम उनको कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, देन व्हाट हैपन, द चार्ज स्टार्ट टू फ्लो, कहां से, फ्रॉम ए बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू अ बॉडी एट लोअर पोटेंशियल, ओके, टू अ बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। कब तक होता रहेगा, जब तक
दोनों के ऊपर जो दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता है। द फ्लो remains till both the body become equally electrified। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपको अपना अंडरस्टैंडिंग उनके प्रति जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। इससे पहले कि हम दूसरे आर्टिकल के ऊपर प्रोसीड करें तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि रेफरेंस पॉइंट जो है हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है और हम इसके बारे में जानते भी हैं, बट व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ रेफरेंस पॉइंट। इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ये रेफरेंस पॉइंट क्या है, व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, राइट। तो रेफरेंस पॉइंट की जब जैसे ही मैंने टर्म इंट्रोड्यूस की तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि वी नो वेरी वेल अबाउट दिस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। तो चलिए आज इसके प्रति भी हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अगर मैं कहूं रेफरेंस पॉइंट बी एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट किसी भी जगह किसी भी केस में जो रेफरेंस पॉइंट हम कुछ भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल की चॉइस पे डिपेंड करता है। किसी भी मान लीजिए कोई भी हमने कंडीशन, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, या तो हम कहें इट जो इसका रेफरेंस पॉइंट की जो पॉइंट की जो पोजिशन डिपेंड अपॉन द कंडीशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कोई एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, तो आप थोड़ा सा एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए और जो स्टूडेंट्स इस वक्त वीडियो को अटेंड कर रहे हैं थोड़ा सा अपने अंदर ही उस चीज का रिप्लाई भी कर दीजिए। मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, जहां पे इस वक्त आप इस वीडियो को अटेंड कर रहे हैं उस जगह की जो अल्टीट्यूड है क्या है, उस जगह का उस लोकेशन का अल्टीट्यूड कितना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं है कि जहां पे वो रह रहे हैं, जिस पोजीशन पे जिस स्टेशन पे इस वक्त खड़े हैं उस जगह का जो एल्टीट्यूड कितना है, और बहुत सारे जानते भी होंगे। तो बात ये आती है कि जो एल्टीट्यूड है हम उसको कहां से मेजर करते हैं, तो उसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट होता है दैट इज द सी लेवल, राइट, दैट इज द सी लेवल। सी लेवल से आपका जो एल्टीट्यूड है क्या है, आपकी लोकेशन का। तो जितने भी एल्टीट्यूड कहां से लिए जाते हैं, फ्रॉम द सी लेवल। तो सी लेवल को हम क्या मान के चलते हैं, जीरो। सी लेवल को हम क्या मान के चलते हैं, जीरो। और जीरो से जैसे हम जितने एल्टीट्यूड के ऊपर चलते हैं उसको उतना हाइट अकाउंट होता रहता है, राइट। तो इन दैट केस सी लेवल इज द रेफरेंस पॉइंट। अनदर मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपने केसेस स्टडी किए हैं, कौन सी एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड, जिसको हम 3 डायमेंशनल एक्सिस कहते हैं। तो ये इस पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रही है, राइट। तो दिस इज द ओरिजिन ओ। तो हियर ओ इज द रेफरेंस पॉइंट। यहां पे इस कंडीशन में या जब भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जब स्टडी करते हैं तो उस केस में जो 3 डायमेंशनल एक्सिस का जो ओरिजिन होता है दैट वी कंसीडर एज ए रेफरेंस पॉइंट। तो इट मींस जो रेफरेंस पॉइंट दैट इज नॉट फिक्स्ड। अब बात ये आती है कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कंटेक्स्ट में जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट में हमारा रेफरेंस पॉइंट का क्या हो सकता है, क्योंकि क्या सी लेवल हो सकता है, क्या कुछ इस तरह की कंडीशन हो सकती है जैसे जहां पे यहाँ पे 3 डायमेंशनल एक्सिस का ओरिजिन दिया, क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है। आप थोड़ा सा सोचिए, दिमाग को रिसफल कीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है। ओके, अब देखिए रेफरेंस पॉइंट जैसे आपने देखा दैट इज द जीरो लेवल। अब जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब हम केस स्टडी करते हैं तो हमने इस चीज को
डिफाइन करना है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो इसके बाद हम उस आर्टिकल को अंडरस्टैंड करने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसकी स्टेटमेंट पे जाने वाले हैं। तो इससे पहले आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल में ऑलरेडी आई हैव डिलीवर टू यू, पहले डिलीवर कर लिया है। यदि जिन स्टूडेंट्स ने मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो वहां पे मैंने एक चीज को डिफाइन किया है, बहुत ज्यादा फोकस किया उस लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इंफिनिटी जीरो। इलेक्ट्रिक डायपोल पे एट इंफिनिटी, जो कहां पे एट इंफिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज U इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो वहां पे मैंने उस चीज को एक्सप्लेन किया था। तो यहां पे प्रेजेंट कंटेस्ट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहां पे 0 हो सकती है? एट पॉइंट इनफिनिटी, राइट। और सेकेंड जो होता है दैट इज अर्थ के सरफेस पे भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वहां पे भी 0 हो सकती है। तो हियर आर 2 पॉइंट्स जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो सकती है। तो इन दोनों में से आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, परंतु जो हमारा जो प्रेजेंट कंटेस्ट है, जो आर्टिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां पे हम इस चीज से एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, राइट। इस चीज के ऊपर मैंने कहा आपको, मैंने एक लेक्चर एक्सक्लूसिवली डिलीवर किया था। अब अर्थ के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 कैसे होता है, क्योंकि हम अर्थ को क्या कंसिडर करते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल क्या है। क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है, या कभी स्टेट बोर्ड में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस की, जो अर्थ का जो पोटेंशियल कितना होता है, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, तो दैट इज 0। क्योंकि आपके पास ऑप्शन होती है A B C, तो वहां पे कोई एक वैल्यू होगी दैट इज 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ दैट इज इक्वल टू 0। अब क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक जो अर्थ है, अर्थ इज अ वेरी ह्यूज चार्ज, बहुत बड़ा एक पिंड है, राइट। एक बहुत बड़ा है ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में हैव ए लॉट ऑफ दिस, ये जो आपका अर्थ है, इट बिहेव एज सिंक, ये चार्ज को ऑब्जर्व करने का एक बहुत बड़ा सिंक है। तो दैट्स वाई अर्थ इज कंसिडर, अर्थ का जो पोटेंशियल है दैट कंसिडर 0 पोटेंशियल, राइट। नोट कर लीजिए, क्योंकि अर्थ बिहेव एज सिंक किसके लिए? चार्ज के लिए, तो इसलिए उसका पोटेंशियल कंसिडर एज ए 0, राइट। तो यहां से जो कंसेप्ट राइज हुआ दैट्स 0 पोटेंशियल, ओके। तो यहां पे कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि 0 पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, तो 0 पोटेंशियल इट इज ए पॉइंट, या इट इज ए पोटेंशियल एट ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is 0. It is a point where electric potential energy is 0. That's called 0 potential. जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, जैसे U = 0, तो यहां पे जो पोटेंशियल होता है ऑब्जेक्ट दैट्स कॉल्ड 0 पोटेंशियल, ओके। तो इसके बाद हम मूव करते हैं जो आपका जो लास्ट कंटेंट था आज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। आप थोड़ा सा इसको फील लीजिए कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को कैसे अंडरस्टैंड करें। मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दी, कुछ प्रीवियस क्लास का जो 10+1 का जो नॉलेज था वो भी अप्लाई किया, क्योंकि अब सब का पूरा नॉलेज आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में अप्लाई होने वाला है। कुछ इन्फॉर्मेशन अभी मैं इम्पार्ट करने वाला हूं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स जो होंगे, जब हम डेरिवेशन पार्ट्स को आएंगे, तो वहां पे वो हेल्पफुल रहेंगे। तो इसलिए तो उन पॉइंट्स को 1 by 1 नोट करें, और जब भी हम नेक्स्ट आर्टिकल जो फॉलो करें ताकि उनको अंडरस्टैंड करने में आपको इजी रहे। तो चलिए बात करते हैं सबसे इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे, ओके। जल्दी से लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चाहे हम बोर्ड एग्जाम की बात करें, चाहे हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें। अब यहां पे, क्योंकि इसीलिए मैंने टर्म आपको इंट्रोड्यूस की थी, 0 का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में, राइट, तो
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों में बहुत समानताएं हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? आप एक फील्ड लीजिए, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जहां पे एक बाउंड्री ड्रॉ कर लिया, राइट, और हियर इज ए सोर्स चार्ज, राइट, दिस इज द सोर्स चार्ज, और यहां पे दिस इज द फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज, और यहां पे इस पॉइंट P पे एक पॉइंट P ले लिया, हियर इज चार्ज, यहां पे अनदर चार्ज इज प्लेस्ड हियर, ओके, P पे अनदर चार्ज इज प्लेस्ड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द फील्ड ऑफ दिस चार्ज, सोर्स चार्ज की फील्ड में मैंने एक चार्ज प्लेस किया है। अब इस चार्ज को मैंने कहां ले जाना है? इस चार्ज को मैं कहां ले गया? इनफिनिटी तक। आप नोट करते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा कि इस चार्ज को मैं यहां से कहां ले गया? इनफिनिटी तक। अब इनफिनिटी से इस चार्ज को मैं लेके आना है, इनफिनिटी से इस चार्ज को मैंने लेके आना है एट पोजीशन P। तो जब इस चार्ज को इनफिनिटी से इसकी प्रेजेंट पोजीशन P पे जब मैं लेके आऊंगा तो आई हैव टू नीड सम एनर्जी, राइट, और दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इन अदर वे में आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि जब आज चार्ज को आप पॉइंट P तक लेके आएंगे तो देन यू हैव टू डन वर्क, आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डन वर्क ओवर दैट चार्ज, इस चार्ज के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो यू हैव टू डन वर्क ओवर दिस चार्ज, और जो वर्क होगा दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। अब जब आप इस चार्ज के ऊपर वर्क करेंगे दैट इज द नेगेटिव ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट, और जो वर्क होगा वो क्या होगा? एक्सटर्नल एजेंट के नेगेटिव रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? हियर दिस इज सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज एक्टिंग देयर। तो यहां पे जब इस चार्ज को आप लेके आएंगे तो यहां पे एक तो कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं दोनों चार्जेस के बीच, जो इंटरनल फोर्सेज है, इन दोनों के बीच कौन सी फोर्सेज? जब आप इस चार्ज को आप थोड़ा सा फील कीजिए, आप इस चार्ज को जैसे जैसे इसकी तरफ मूव कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच एक फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स, राइट। तो उस वक्त जो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, जो मैंने कहा था, जो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस जिनको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, that is equal to negative of work done by external agent। जैसे जैसे इस चार्ज को मैं यहां पे लेके आ रहा हूं तो एक तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, एंड देन जो एक पार्टिकल के सेंटर से दूसरे चार्ज पार्टिकल के सेंटर के बीच जो फोर्स लगती है, राइट। अब दूसरा जो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? दैट इज negative of the, that is a negative of conservative forces, क्लियर? क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रिक वेक्टर कहां लग रहे हैं? बाहर की तरफ, और आपको उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसीलिए जो उस वक्त जो एक्सप्लेन किया था, अब सबसे बड़ी बात है कि जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जब स्टेटमेंट डिफाइन करें तो उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है, क्योंकि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, व्हाट कंडीशन क्या होनी चाहिए? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो पॉइंट है आपका, इसको टू बी नोट दैट जो ए जो होना चाहिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन दैट एट दैट टाइम, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए दैट शुड बी 0। दिस इज द कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो इसी ढंग से हम इस स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? इट इज द वर्क डन, आप लिख सकते हैं, आप नोट कर लीजिए, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज,
It is the amount of work done per unit charge to bring that from infinity to its present position. To bring from infinity to its present position. Okay, to its present position, that is T. Provided that, condition is that, that is very important. Provided that A should be 0. Provided that acceleration produced on particle means charge particle, should be 0. This is very very important और स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को इग्नोर कर लेते हैं. दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट. तो कब खुजता है? यहां से जब हम चार्ज को इसकी इंफिनिटी से जब P तक लेके आएंगे तो वी हैव टू डू बार. तो हम क्या करेंगे कि भी स्लोली इसको मूव करना पड़ेगा. तो इट मीन्स जो V1 इज इक्वल टू V2, जो इसकी स्पीड में जहां चेंज नहीं आना चाहिए, तो चेंज मीन्स क्लियर, आप अंडरस्टैंड कर पाए कि इसकी जो मोशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? वेरी वेरी स्लो मोशन. तब उस केस में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 0, ताकि V1 और V2 में ज्यादा डिफरेंस ना आए. तो इसलिए यहाँ पे कभी कभी कुछ रेफरेंस बुक्स में, कुछ टेक्स्ट बुक में इसको भी लेके इस स्टेटमेंट को डिफाइन किया है. जो मोशन होनी चाहिए चार्ज पार्टिकल की दैट शुड बी वेरी स्लो. मीन V1 और V2 में ज्यादा चेंज नहीं आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पहले V1 5 मीटर पर सेकेंड है, फिर उसके बाद आपका 15 मीटर पर सेकेंड, ज्यादा चेंज आ गया. तो इट मीन जब स्लो मोशन होगी तो 5 मीटर पर सेकेंड एंड 5.1 मीटर पर सेकेंड, तो इट मीन अप्रोक्सीमेटली इक्वल. तो उस केस में हम इसको कुछ टेक्स्ट बुक में ये भी इसको लेके भी इस कंसेप्ट को क्लियर किया है. एक्सेलरेशन 0 के लिए क्या कंडीशन हो सकती है कि जो मोशन होगी चार्ज की वो क्या होगी? वेरी वेरी स्लो मोशन. तो स्टूडेंट्स, ये आज का आपका टॉपिक जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो टॉपिक था, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था. बहुत सारे कंसेप्ट आज मैंने इंट्रोड्यूस किए. और इसके बाद जितने भी लेक्चर रहेंगे आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, मोस्टली ऑन द डेरिवेशन पार्ट. तो डियर फ्रेंड्स, इसके बाद मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए. तब तक इजाजत दीजिए. नमस्कार.